नमस्कार, गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का तहे दिल से मैं स्वागत करती हूं एबीपी न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम में। आप सभी के साथ मैं हूं जिया शर्मा। एबीपी न्यूज़ लेकर आया है न्यूज़ मेकर ऑफ द ईयर का पहला संस्करण यानी कि इनॉग्रल एडिशन, जिसमें हम सम्मानित करेंगे उन हस्तियों को, उन महानुभाव लोगों को जिन्होंने देश का गौरव बढ़ाया है। मशहूर अभिनेता हों, चाहे ट्रेंड सेट करने वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स क्यों ना हो, चाहे देश को गौरवान्वित महसूस करवाने वाले हमारे स्पोर्ट्स आइकन्स क्यों ना हो, या हमारे बिजनेस लीडर्स, आज सभी को हम सम्मानित करने जा रहे हैं। सो फासन योर सीट बेल्ट्स, क्योंकि ये शाम बहुत यादगार, शानदार और साथ ही मनोबल से भरपूर होने वाली है। हमारी ऑनरेबल चीफ गेस्ट मौजूद हैं हमारे बीच में, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर और सीनियर पॉलिटिशियन स्मृति ईरानी जी। बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मैं चाहूँगी कि आप मंच पर आएँ, मेरी सहयोगी रुमाना इसार खान भी मंच पर आएँ, साथ ही हमारे अवॉर्डीज़ को मैं एक एक कर मंच पर बुलाना चाहूँगी ताकि उनको आज हम सम्मानित कर सकें। और अब मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी एक्ट्रेस ऑफ द ईयर यामी गौतम को। प्लीज़ यामी गौतम, वेलकम टू द स्टेज। 2024 की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 370 जैसी फिल्म में आपने इनको अभिनय करते हुए देखा। अपने शानदार अभिनय से उन्होंने लोगों का दिल जीता। Many congratulations. थैंक यू। बहुत मुबारकबाद आपको, ये शानदार अवार्ड आपने जीता है। कैसा महसूस कर रही हैं? पहली बात, एबीपी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच इस इज़्ज़त के लिए, इतने सम्मान के लिए, और एक ऐसी फिल्म के लिए जो ऑफ कोर्स बतौर एक्टर तो यादगार रहेगी मेरे लिए, क्योंकि एक करियर डिफाइनिंग रोल था। बट जब इसे ऑडियंस अपना लेती है, आप जैसे मीडिया इतना सम्मान देते हैं, तो उसकी बात ही कुछ और बन जाती है। जहाँ तक कि अवार्ड की बात है, मैंने फिल्मी अवार्ड फंक्शंस तो अटेंड करना काफ़ी टाइम से बंद कर दिया था, पर जब बुलावा एबीपी से आया, मैंने कहा नहीं, ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं असली अवार्ड्स हैं, ये जनता की आवाज़ है। प्रोफेशनली के साथ साथ पर्सनली भी बेहद फुलफिलिंग साल साबित हुआ। मुझे नहीं लगता माँ बनने से ज़्यादा कोई और फुलफिलिंग जैसे कहते हैं या होलसम कोई एहसास है। अब तक सिर्फ सुना ही था ऑफ कोर्स, और मैं अपनी मम्मी के ऑफ कोर्स बहुत करीब हूँ। और जहाँ तक कि आप समझ सकती हूँ कि जो मदरहुड है, क्यों वो कहा जाता है इट इज़ द मोस्ट पावरफुल इमोशन जिसे कहते हैं, सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे खूबसूरत एहसास है, एंड क्लोजेस्ट यू कैन फाइंड योर सेल्फ टू गॉड। मुझे बताइए कि ये फिल्म जिसका हम जिक्र कर रहे थे, फिल्म चुनते हुए कुछ लगा नहीं कि राइट लेफ्ट कुछ ऐसा, क्या होगा क्या नहीं होगा, निशाने पर तो नहीं आ जाऊंगी, कंट्रोवर्सी तो नहीं होगी, इस तरीके की कोई झिझक, इस तरीके का कोई डर जब इस फिल्म को चुन रही थी? मैं एक एक्टर हूँ, मेरा काम है एक स्क्रिप्ट को एक स्क्रिप्ट की तरह देखना, बिल्कुल निष्पक्ष होकर, और ये देखना कि क्या ये मुझे पसंद आ रही है, क्या ये ऑडियंस को पसंद आएगी। द फैक्ट कि हमने भी जब कश्मीर में इस फिल्म की शूटिंग की और जब लाइव ऑन ग्राउंड देखा कि जो हम कह रहे हैं बात, वो वाकई वो है सच, और वो फीलिंग अपने राष्ट्र झंडे को जो आप देखते हैं लहराते हुए, वो बात ही कुछ और है। तो बहुत मज़ा आया। आपने मुझे वही मेरे लिए तो ये ज़िंदगी का एक ऐसा अनुभव रहेगा कि कभी नहीं भूलूंगी, और ऑडियंस ने इसे और भी ज़्यादा मेरे लिए अमर बना दिया है। एंड द फैक्ट आई वाज एक्सपेक्टिंग माई बेबी एट दैट टाइम, सो मैंने अपने मन में ऑफकोर्स एक कहीं से एक कहानी बना ली थी कि आई होप यू नो ही इज़ फाइन। कितना कुछ आप सोचते हो उस वक्त, तो शायद मैंने कहीं ना कहीं एक चित्र अपने मन में बना लिया था कि माई बेबी इज़ थिंकिंग मामा डोंट वरी, आई हैव माई हेडसेट्स ऑन, यू कैरी ऑन शूटिंग, डोंट वरी। आप बस कुछ अच्छा खाना पीना शुरू करो, अब ये डाइट वाइट छोड़ो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप मंच पर ही रहें। मैं मिस्टर रमेश अग्रवाल जी को बुलाना चाहूँगी, चेयरमैन ऑफ अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स, आपको सम्मानित करने के लिए। लिरिसिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड जाता है राजशेखर जी को। प्लीज आप मंच पर आएं। राजशेखर जी ने एनिमल मूवी का जो गाना था वो लिखा है, और उसके बाद से उन्हें रोमानियत का राजा कहा जाता है। ये बताइए मुझे, कैसे इतने मन के भाव आप जान जाते हैं? हाँ, मैं तो किरदारों को बस फॉलो करता हूँ,
और जो डायरेक्टर की तरफ से कई बार जिस तरीके से बताया जाता है, उनका जो ब्रीफ होता है, मैं कोशिश करता हूं कि उसमें हर गाने में एक पंक्ति या एक शब्द अपने लिए कुछ बचा लूं जो कि प्रोड्यूसर की नज़र से बच जाए। कौन सा गाना, कौन सा शब्द कहाँ कटने वाला था, कैसे बचा लिया? पूरी कथा वो नहीं बताऊंगा क्योंकि वो फिर अगले बार वही डायरेक्टर बोलेंगे कि ये थोड़ा सा घुमा फिरा कर आएंगे, इस पे आएंगे। अभी याद नहीं आ रहा है। अभी याद क्या आ रहा है? अभी कौन सा गाना याद आ रहा है? पहले भी मैं तुमसे मिला हूँ, पहली दफ़ा ही मिल के लगा। ये गाना मुश्किल गाना था एक तरीके से एनिमल के लिए, क्योंकि इस गाने में जो मुझे ब्रीफ दिया गया था कि आप एक लव स्टोरी है, लव सॉन्ग है, पर दरअसल ये लव सॉन्ग था नहीं, एक छद्म रूप था, क्योंकि जो किरदार है वो दरअसल कह नहीं सकता कि ये दूसरे किरदार के लिए गा रहा है, वो कह नहीं सकता कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ, या वो फॉरएवर्स के वादे नहीं कर सकता उससे, क्योंकि वो एक शादीशुदा आदमी है और हीरो है फिल्म का। मुझे जितना प्यार इस गाने के लिए मिला लोगों से, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं। करीबन मुझे लग रहा है कि 1 अरब स्ट्रीमिंग हुई होगी। इसी गाने की एक पंक्ति है कि तुम्हारे बदन की महक ख्वाब सी है, मैं चाहूँ कि इसमें ही खोया रहूँ, मैं सुबहों को तकिए के नीचे छुपा के तेरे साथ यूं ही मैं सोया रहूं, पूरे दिन बस तुझे ताकते ताकते, पहले भी मैं तुमसे मिला हूँ, पहली दफ़ा ही मिल के लगा, तुमने छुआ ज़ख्मों को मेरे, मरहम मरहम दिल पे लगा। क्या बात है, शानदार। मैं बुलाना चाहूँगी डॉक्टर मनदीप बसु जी को, जगत फार्मा से हैं, आपको वो सम्मानित करना चाहते हैं। मैं चाहूँगी सर आप स्टेज पर आए। शुक्रिया। मैं बुलाना चाहूँगी एजुकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड देने के लिए सुबीर शुक्ला जी को। एजुकेटर, शिक्षक, इग्नस ERG एजुकेशन रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक हैं। साथ ही मैं बुलाना चाहूँगी मिस्टर सचिन गुप्ता जी को, चांसलर ऑफ संस्कृत यूनिवर्सिटी। थैंक यू सो मच। नमस्कार सुबीर जी, बहुत मुबारकबाद आपको। दशकों की मेहनत है सर आपकी, और आज इस मुकाम पर जब आप खुद को देखते हैं और अपनी मेहनत को देखते हैं तो फिर क्या नज़र आता है? मुझे ये नज़र आता है कि हम लोगों ने कितना लंबा सफ़र तय किया है। जब मैंने काम शुरू किया था तो आधे से अधिक बच्चे स्कूलों के बाहर थे, अब ऑलमोस्ट सारे ही बच्चे स्कूलों में हैं। अब हमारे पास 95 लाख शिक्षक हैं और कई पहलुओं में बहुत गहन सुधार हुआ है, लेकिन ये भी नज़र आता है कि कितना कुछ छूट गया है करने के लिए। आज भी हम देखते हैं कि जब बोर्ड एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आता है तो हम कहते हैं कि एक गरीब परिवार की बेटी ने भी अच्छा परफॉर्म किया। हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इतना अनपेक्षित है, ये न्यूज़ आइटम बन जाता है। सही। तो मैं वो दिन देखना चाहता हूँ जहाँ हमें ऐसा ना करना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद सुबीर शुक्ला सर। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नेक्स्ट कैटेगरी है सोशल रिफॉर्म्स की कैटेगरी, जिसके लिए हमने सम्मानित किया है रॉबिन हुड आर्मी को। मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी नील घोष को और साथ ही मिस्टर सचिन गुप्ता को, चांसलर ऑफ संस्कृत यूनिवर्सिटी। तो 15 करोड़ से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों की रॉबिन हुड आर्मी अब तक मदद कर चुका है। साथ ही ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है, वो लगातार सालों साल आगे बढ़ती जा रही है। मैं शुरुआत इस बात से करना चाहती हूँ कि जो रॉबिन हुड आर्मी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, ये ज़ीरो फंड्स, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये ज़ीरो फंड्स वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है। हाँ जी। इसी से ज़रा शुरुआत कीजिए और दर्शकों को बताइए इसके बारे में। तो हमारा जो दिस इज़ नॉट रियली अ कंपनी और एन NGO कुछ भी, हम सब अपने फ्री टाइम में करते हैं। दिस नो मनी इन्वॉल्व्ड। हम बेसिकली बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, हम गरीबों से हम रेस्टोरेंट से खाना लेते हैं और ज़रूरतमंद लोगों को देते हैं। द रॉबिन्स आर पीपल लाइक यू एंड मी, वी ऑल डू दिस इन आवर फ्री टाइम। हमारा वन ऑफ आवर फेवरेट पार्टनर्स ओवर द ईयर्स हैज़ ऑलवेज बिन ABP, और आपका जो टीम है
ऑनेस्टली लाइक बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे होते हैं जो दे डू इम्पैक्ट जस्ट फॉर द सेक ऑफ CSR, और आपका जो टीम है दिल से आता है, सो बिग बिग थैंक यू टू योर टीम। ये जो जज्बा है वो इसी तरीके से कायम रहे, एक बेहतर समाज का हम सब मिलकर निर्माण कर सकें। थैंक यू सो थैंक यू सो मच यहाँ आने के थैंक यू लिए। सो मच। मैं बुलाना चाहूंगी संचित जैन, अशोक एंड कंपनी पानबहार को मंच पर, और कृष्णा जैकी श्रॉफ को मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी। कृष्णा जैकी श्रॉफ के बारे में मैं आपको बता दूं, एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का इन्हें अवार्ड मिल रहा है। आप इनको सोशल मीडिया पर देखते हैं, फिटनेस एंथुसियास्ट हैं। एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर कृष्णा जैकी श्रॉफ, और फिटनेस के फील्ड में एक नए आयाम गढ़ती हुई, रचती हुई कृष्णा जैकी श्रॉफ अपने होम ग्रोन टैलेंट को उभारती हुई। और अब जो हमारे अगले अवार्डी हैं, कैटेगरी है पोएट की कैटेगरी। हिंदी कविता में अपनी उत्कृष्टता के लिए बेहद प्रसिद्ध कुमार विश्वास, प्लीज आप मंच पर आएं। बहुत स्वागत है कुमार विश्वास जी। बहुत धन्यवाद आपका। मंच पर आप आए, आपने इस मंच की शोभा बढ़ाई। 2024 कैसा गुजरा? रचनाकारों के लिए साल जो हैं वो इस बात पे निर्भर करते हैं कि आपने खुद को कितना प्रौढ़ किया, आपने कितना पढ़ा, या आपके माध्यम से शब्द किस तरीके से कविता के रूप में बाहर आए। तो 24 बहुत ही व्यस्तता का समय था। उस समय देश में सांस्कृतिक और आध्यात्मिक हलचल बहुत थी। राम मंदिर में विग्रह की स्थापना हुई, उसके बाद उससे पहले का विमर्श बनता रहा। तो मुझे स्वयं के लिए बहुत कम वक्त मिला। ये भारत में अक्सर कहा जाता है कि पहले 25 साल में आदमी सोच में कम्युनिस्ट होता है, विद्रोह बहुत करता है, माँ बाप से करता है, समाज से करता है, चीज़ें करता है, लेकिन दूसरा 25 गुजर जाए तो वो फिर धीमे धीमे आध्यात्मिक होना शुरू हो जाता है। उस तरफ की ज़्यादा यात्रा हुई, जिसे कहते हैं ना अंदर की यात्राएं ज़्यादा हुई। आप जब बोलते हैं तो इतने नपे तुले शब्दों में बोलते हैं और शब्दों के जादूगर हैं आप, लेकिन ये साल जाते जाते ये मंच से क्या कह दिया आपने जिसको लेकर इतना विवाद है? मतलब पूरा सोशल मीडिया कुमार विश्वास #ट्रेंड। देखिए, पहली बात तो ये है कि सोशल मीडिया के विमर्श पर मैं चिंतित हूँ, ये मैं आवश्यक नहीं मानता। दूसरा ये है कि अगर 3 दिन आप बोलते हैं 3-3 घंटे, तो 9 घंटे में किसको 20 सेकंड कैसे ट्रिगर करने हैं, इसको भी मैं नहीं मानता। ये पूरे विश्व में, इस देश में एक लंबा विमर्श चल रहा है जिस पर धीमे धीमे बात होगी, और एक जनरेशन बीतते बीतते लोगों की समझ मैच्योर होगी कि 2 संस्कृतियों को, 2 सभ्यताओं को, अलग अलग धर्मों को, अलग अलग वैचारिकियों को एक साथ, एक दूसरे के साथ सामंजस्य कैसे करना है। तो वो तभी संवाद हो पाएगा। नहीं, सामंजस्य के कैसे करना है, इसको लेकर क्या ज़रूरी है कि किसी पर निशाना साधना, रामायण और आपके घर की लक्ष्मी, मतलब इस तरीके के शब्दों का चयन क्या सही था? मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, मैं जहाँ रहता हूँ गाज़ियाबाद में, नोएडा में, वहाँ हर 10 घरों में किसी का नाम रामायण है, किसी का नाम साकेत है, किसी का नाम वृंदावन है, किसी का नाम गोकुल है, किसी का नाम श्रीधाम है। हमारे यहाँ यही 5-6 नाम होते हैं, इसी को लोग चुन लेते हैं, ईश कृपा या ऐसा सब कुछ रख लेते हैं। तो अब किसी से आप कोई व्यक्ति जोड़ के आप इसे वितंडा करें जो कि आपके राजनीतिक हित को और आपके वोट बैंक को एड्रेस करता है, तो उसके मैं उत्तरदायी उसके लिए नहीं हूँ। मेरा एक सामान्य बात कहने का मन था और मन है सदा कि भारत की सांस्कृतिक चेतना, उसके प्रति एक वितृष्णा पैदा करने का षड्यंत्र हुआ है। इससे आप बहुत सॉफ्ट बनकर, प्यारे बनकर, गुडी गुडी बनकर, हारमोनी का चेहरा ओढ़कर इससे पीछा नहीं छोड़ा सकते। क्या कुमार विश्वास ज़्यादा बोल्ड हो गए हैं, ज़्यादा खुलकर अपनी बात रखने लगे हैं? वो जैसे आपने इंदिरा गांधी वाला बयान बताया, अच्छा ये रामायण वाला आपका बयान बहुत चल रहा है, मेरठ में आप गए, असली राम नकली राम वाला आपने बयान दे दिया। ऐसा नहीं, बोल्ड नहीं हो गए हैं, आपकी दृष्टि में अब हैं। उस समय भी बोलते थे पर उस समय प्रासंगिक नहीं थे। बीच में सामाजिक आंदोलन आया अन्ना का, तो हम डिनर टेबल बन गए, मेन्यू बन गए आप लोगों का। फिर पार्टी बन गई, दुनिया का सबसे बड़ा पॉलिटिकल स्टार्टअप शुरू करा, 2-3 लोगों की पार्टनरशिप में, बेईमान निकल गया पार्टनर, वो लेके भग गया, तो हम फिर महत्वपूर्ण बन गए। तो आज एनिवर्सरी भी है, बहुत बहुत शुक्रिया कि मैं, क्या तैयारी है? नहीं, तो आप देखिए कि मैं आपसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, आप मेरी बहन है, हम लोगों ने इतने प्रोग्राम साथ किए हैं, एबीपी से मेरा पुराना नाता है। मैंने महाकवि किया कि मैं अपनी शरीके हाथ से वादा लेके आया कि मैं बस थोड़ी देर के लिए जा रहा हूँ, और ऐसे मौके पे एक औरत जिसके साथ मैंने ज़िंदगी बिताई है और बिताऊँगा,
वो इसी लालच में छोड़ सकती है कि अपनी बहन से मिलने जा रहा है। बिल्कुल, मुझे ये बताइए, लेकिन वादा करके तो आए होंगे, घर जाकर कविता कौन सी सुनाएंगे जिससे मनाया जाएगा? 4 लाइनें मैं सुना देता हूँ। मेरी श्रीमती जी को गाड़ी चलाना नहीं आता। वो सीधी महिला, उसने बेचारी ने कहीं मार दी, तो मैंने कहा मैं चिल्ला पड़ा, तो उसने गाड़ी उस दिन से चलाई नहीं। ठीक है। फिर मैंने उससे कहा कि भाई अब गाड़ियाँ खूब हो गई, भगवती की बड़ी कृपा रही कि भाई आप गाड़ी चलाना सीख लो। तो उसने मुझसे कहा हैं तो सही 3 ड्राइवर। तो मैंने कहा ड्राइवर छुट्टी पे हो तो उसने मेरी तरफ इशारा कहा कि है तो सही ड्राइवर। तो मैंने इसको कविता में कन्वर्ट किया। मैं 4 लाइनें आपको सुना देता हूँ, निवेदन करता हूँ। कि एक पल भी न कल पाए तेरे बिना, एक आज पेमेंट नहीं है तो आपकी वाहवाही पेमेंट है। कि एक पल भी न कल पाए तेरे बिना, क्या बात। एक पग भी न चल पाए तेरे बिना, क्या बात है। तुझको गाड़ी चलाना न आया मगर, तुझको गाड़ी चलाना न आया मगर, मेरी गाड़ी न चल पाए तेरे बिना। शानदार, शानदार। वो कविता जो आप समझ रहे हैं कि हम सब यहाँ सुनने के लिए बेकरार हैं, बेताब हैं, जिसके बिना ये पुराना साल को हम विदा नहीं कह पाते और नए साल का हम स्वागत नहीं कर पाते, वो भी कुमार भाई की अपनी आवाज में। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। बहुत बहुत शुक्रिया कुमार भाई, बहुत धन्यवाद। मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ऑफ इंडिया हरदीप सिंह पुरी जी, प्लीज आप मंच पर आए। साथ ही मैं इनवाइट करना चाहूंगी मिस्टर अभिषेक गिलारा जी को, एमडी राम भजो ज्वेलर्स। कार्तिक आर्यन को मैं बुलाना चाहूंगी और साथ ही मिस्टर आदित्य बरसिया जी को, एमटी बरसिया एडवर्टाइजिंग। कार्तिक आर्यन, प्लीज वेलकम टू स्टेज। ये 24 के चैंपियन तो कार्तिक आर्यन ही बने। चंदू चैंपियन से शुरुआत और फिर वो भूल भुलैया वाले गोल्डन बॉय बॉलीवुड के 24 में। हाउ आर यू फीलिंग? I don't know, I think I'm just relieved actually. कई बार ऐसा होता है कि इतनी मेहनत लगती है फिल्मों में एंड यू वेट फॉर इट टू कम आउट फॉर इयर्स। जैसे चंदू चैंपियन में 2-1 साल लग गया था, उसकी ट्रेनिंग को सिर्फ 2 साल लग गया था एंड फिर शूटिंग जो पूरा उसका 1 साल चला, फिर उसके बाद वो फिल्म रिलीज़ हुई। तो एक बहुत ऐसा प्रेशर रहता है या फिर दिमाग में ये चलता रहता है कि क्या रिजल्ट आएगा या क्या होगा। And the amount of love that I've gotten for Chandu Champion is unreal. It's one of the finest films from my filmography, and I'm so proud of that film. वैसे फेवरेट जॉनर कौन सा है कार्तिक आर्यन का? कॉमेडी, romance, रोमांस, ओह माय गॉड, and comedy, so rom-com. Yeah. रोम-कॉम। Yeah, yeah. अपनी सबसे फेवरेट फिल्म कौन सी है? मेरी सबसे फेवरेट फिल्म मतलब अगर हम बात करें तो मुझे एज अ फिल्म एज अ होल मुझे चंदू चैंपियन बहुत पसंद है। भूल भुलैया में मुझे बहुत मज़ा आया, सोनू टीटू में भी मुझे बहुत मज़ा आया। सो आई थिंक ये फिल्में, आई थिंक रू बाबा का कैरेक्टर प्ले करने में मुझे अगेन 3 में जब मैं वापस से प्ले कर रहा था तो अगेन आई थॉट कि ये दोनों ना मेरी भी बड़ी फेवरेट फिल्म्स हैं आपकी दोनों। थैंक यू। जो भूल भुलैया वाली चॉइस है वो आपकी चॉइस है जो ऑडियंस देख रही है? जी, वो मेरी चॉइस। उसका कोई डायलॉग, मतलब बहुत ही क्लिशेड सा आपको सवाल लगेगा यहाँ पर, लेकिन कोई अगर मजेदार सा डायलॉग हो जाए यहाँ पर। क्योंकि वो रू बाबा और मंजुलिका का हमेशा से नोक-झोंक चलता रहता था, तो वो बहुत छोटे सा एक लाइन थी जिसमें वो हमेशा बोलता रहता था कि मंजू आई एम कमिंग फॉर यू। सो एक बार और, बहुत जल्दी निकल गया। एक बार और? हाँ प्लीज। अच्छा ठीक है, मंजू आई एम कमिंग फॉर यू। क्या बात है। और वो प्यार का पंचनामा वाला कोई डायलॉग अगर अभी तक याद हो, क्योंकि उसकी भी एक अलग ही पहचान। वो बहुत लंबा है, पूरा इंटरेक्शन खत्म हो जाएगा, वो चलता रहेगा, वो वैसा है, लेकिन इट्स वन यादगार है। मेरे प्रोड्यूसर आपके फैन है जो पीछे से मुझे बार बार कमांड दे रहे हैं। बार आपके प्रॉब्लम ये है कि वो लड़की है, और क्या प्रॉब्लम है।
प्रॉब्लम ये है कि मैं चाहता हूँ मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन अगर मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो तो ये उसकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एंड बुलशिट, शी इज़ वरीड यार, उसे तो सेलिब्रेट करना चाहिए बिकॉज इजंट दिस एग्जैक्टली व्हाट शी वांट्स। सीरियसली यार, आजकल तो जब वो मुंह खोलते ही मन करता है मुंह में कुछ ठूस दूँ। ट्रस्ट मी, 6 महीने में आई हैव हैड इट ऑल, सब देख लिया मैंने। अभी कौन सा, थैंक्स। शानदार। 24 का चैंपियन कार्तिक आर्यन, थैंक यू सो मच इस मंच पर आने थैंक यू के सो लिए। मच। और अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी श्याम सुंदर पालीवाल जी को और साथ ही आचार्य सतीश जी को। मंच पर प्लीज आप आए। आचार्य सतीश, सदगुरु श्याम सुंदर पालीवाल जी सोशल एक्टिविस्ट हैं। ग्रीन क्रूसेडर ऑफ द ईयर का उन्हें अवार्ड से नवाजा जा रहा है। सतत विकास और जेंडर इक्वालिटी के लिए अपने कदम लगातार श्याम सुंदर पालीवाल जी उठाते रहे हैं। पालीवाल जी पर्यावरण के रक्षक हैं और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। कैसे इस भूमिका में आए, पर्यावरण के रक्षक बन गए आप पालीवाल जी? ये सब बातें प्रकृति करवाती है, चुनती है वो किसको क्या काम करना है। और मुझे भी मेरे गांव में सरपंच के रूप में काम करने का अवसर मिला, तब मुझे लगा कि एक गांव में सरपंच अपने गांव में किस तरह से अपने गांव को स्वर्ग बना सकता है, और उस पर मैंने काम किया है। तो अभी तक आपने जो काम किया है ज़रा उसका ब्यौरा दर्शकों के सामने रखिए। देखिए, मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि मैं देश का पहला ऐसा सरपंच बना हूँ जिसको पद्म श्री मिला है। हाँ। कौन बनेगा करोड़पति में भी जाने का अवसर मिला है। और ये सब इसलिए संभव हो पाया है कि मैंने मेरे गांव को तीर्थ मानकर काम किया है। और सरकार जो योजनाएं बनाती है उन योजनाओं को कैसे धरातल पर उतारें, और गांव के जो काम करने वाले लोग हैं, गरीब लोग हैं, जो मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं सरकार की योजनाओं पर, उनसे काम कैसे लेना, सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतार कर लोगों को रोजगार कैसे देना, और उसका श्रेय गांव के लोगों को और सरकार की योजनाओं को देना, ये काम मैंने किया है। बहुत धन्यवाद पालीवाल जी और बहुत शुभकामनाएं। जी, आपको। जी। थैंक यू सो मच सर। मैं बुलाना चाहूंगी डॉक्टर शलभ अरोड़ा जी को। डॉक्टर समीर कपूर उनके स्थान पर आज अवार्ड ले रही हैं। और साथ ही मैं बुलाना चाहूंगी मिस्टर रमेश अग्रवाल, चेयरमैन ऑफ अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स। प्लीज आप मंच पर आए सर। डॉक्टर अरोड़ा ने हल्द्वानी के उजाला सिग्नस सेंटर हॉस्पिटल में मेडिकल ऑन्कोलॉजी विभाग की स्थापना की है और कैंसर के लिए सुलभ तरीके से इलाज हो सके, इसके लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। और अब मैं बुलाना चाहूंगी तानिया दवे को, कम्युनिकेशन लीड क्वालकॉम, मिस्टर सवी सोई के बिहाफ में ऑडियो वीडियो क्लिप है हमारे पास। एक बार पहले हम वो सुन लेते हैं। Thank you very much to ABP News for this amazing award. I'm very sorry that I couldn't be there to receive it in person, but I really appreciate the recognition for me and for Team Qualcomm. Awards like this, as you all know, are not a recognition for an individual, but for what the team can achieve and what we have achieved as Team Qualcomm in 2024. Happy New Year to everybody. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बुलाना चाहूंगी मिस्टर पीयूष जायसवाल जी को, MD विजरान एड्स। राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर मोहम्मद अमान इज एन इंडियन क्रिकेटर और अंडर 19 टीम क्रिकेट के ये कप्तान हैं। मोहम्मद अमान सिर्फ 18 साल की उम्र में इतना बड़ा मुकाम हासिल किया। मैं बुलाना चाहूंगी आदित्य बरसिया जी को, बरसिया एडवर्टाइजिंग से। ये मोहम्मद अमान हैं और मोहम्मद अमान जिस मुकाम पर पहुंचे हैं वो सब आप जानते हैं, लेकिन इस मुकाम पर पहुंचने के लिए मोहम्मद अमान ने जो मेहनत की है, जब आप उसके बारे में सुनेंगे तो यकीनन आप मोहम्मद अमान को दाद देने से खुद को नहीं रोक पाएंगे। माता पिता दोनों को खोया, छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी उठाई और बड़ी मुश्किल जिंदगी का सफ़र तय कर कर अपना जो ख्वाब था, अपने परिवार का जो ख्वाब था कि क्रिकेटर तो बनना है, उसको पूरा किया। उसमें कितनी मेहनत लगी मोहम्मद अमान, आप खुद ही बताइए। मैम बस यही है कि एक टाइम ऐसा था कि घर में मतलब बहुत दिक्कतें होती थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो पहले से ही थी, बट एक टाइम ऐसा है कि क्रिकेट ऐसा था कि मैंने मम्मी को खुद बोल दिया था
कि मैं अब क्रिकेट नहीं खेलूँगा क्योंकि मम्मी पापा की लड़ाई होती थी घर में कि खर्चे को लेके, पापा का काम छूट गया था उस टाइम पे। तो उस टाइम पे मम्मी ने बोला, क्योंकि मैं खेलने जाता था, ऐसे मेहनत करता था, तो मम्मी को कहीं ना कहीं लगता था कि ये सही ट्रैक पे है। तो मैंने मम्मी को बोला कि मैं अब खेलने नहीं जाऊँगा और मैं काम करूँगा कुछ, घर में ये लड़ाई ख़त्म हो जाएगी जो चल रही है आप लोगों की, क्योंकि मेन लड़ाई तो यही है कि घर में पैसे नहीं है खर्चे को। तो मम्मी ने बोला कि तुझे हमने नहीं बोला, हम घर का जैसे है देख लेंगे, बस यही है कि तू जो काम कर रहा है करता रहे। तो वही चीज़ ये है कि अब तक मैं क्रिकेट इसीलिए खेलता रहा इतने डिफ़िकल्ट टाइम में भी, कोविड के बाद से, मम्मी पापा के जाने के बाद से, कि वो जो एक चीज़ थी उनका मेरे पे बिलीव था कि ये सही ट्रैक पे है और ये कुछ कर लेगा। तो वो चीज़ मेरे को बाद में भी उस चीज़ ने बहुत साथ दिया कि जब मम्मी थी मेरी, उन्हें इतना बिलीव था कि मैं कर लूँगा तो मैं करके दिखाऊँगा। अब वो आज नहीं है, बट यही है कि कहीं ना कहीं मैं कुछ काम ऐसे करूँगा कि जो उनको फ़ायदा देंगे, बहुत लोग याद करेंगे। जितनी मेहनत ज़िंदगी में की है, ये जो बीत रहा है साल 24, उस मेहनत का फल देकर गया, ऐसा लगता है फल मिला? हाँ मैम, जो मेहनत की है सारी, मतलब जो चीज़ें ऑफ लाइफ जितनी डिफ़िकल्ट थी मेरे लिए, मेरे से ज़्यादा डिफ़िकल्ट मेरे छोटे भाई बहनों के लिए थी, बट जो चीज़ें मैंने अचीव की है उससे फ़ायदा मेरे भाई बहनों को ज़्यादा हो रहा है। बहुत शुक्रिया ABP न्यूज़ के इस Thank you मंच so पर much. आने के लिए। थैंक यू सो मच। मैं बुलाना चाहूंगी डायरेक्टर ऑफ द ईयर अमित जोशी जी को, प्लीज आप मंच पर आएं। साथ ही मैं बुलाना चाहूंगी मिस्टर अभिषेक गिलारा को, MD राम भजो जूलर से मिस्टर अभिषेक गिलारा। तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया कहाँ से ये कॉन्सेप्ट आया? मतलब राइटर तो आप ज़बरदस्त हैं और साथ ही साथ डायरेक्शन के साथ ये जो आप फिल्म ले आए, मन में सवाल आ रहा था, वक्त से पहले की फिल्म ले आए क्या? मुझे लगता है हाँ, कुछ भी नया सोचना मुझे हमेशा से ही एक चीज़ रही है। भले मेरी पहली फिल्म हो, ट्रैप से मैंने शुरुआत करी थी, हाँ। तो मुझे हमेशा कोई नया थॉट बहुत अट्रैक्ट करता है। तो मेरे दिमाग में हमेशा से था कि क्योंकि मैं खुद टेक्नोलॉजी की बैकग्राउंड से आता हूँ, तो मैंने कहा एक फिल्म मैं रोमांटिक कॉमेडी कभी लिखूंगा। तो देयर वाज ऑलवेज अ थॉट कि एक मैन और रोबोट की लव स्टोरी मुझे कहनी है। तो जब ये स्क्रिप्ट आपने लिखी और आप इसको लेकर गए होंगे जी। प्रोड्यूसर्स के पास, तो उनसे भी ये फीडबैक मिला कि यार ये समय सही है इस फिल्म को बनाने का, मतलब कुछ ज़्यादा ही हम आगे वाले वक्तों की फिल्म तो नहीं अभी बना रहे हैं? नहीं, माई प्रोड्यूसर्स हैव बीन रियली काइंड। मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि अगर मैंने कोई कहानी लिखी और जब मैं उससे बहुत खुश हो जाता हूँ और मुझे लगता है ये कहानी मुझे बहुत पसंद आ गई है, तो फिर नेचुरली ऑर्गेनिकली शायद ईश्वरी शक्तियाँ होती हैं, माँ बाप का आशीर्वाद है कि वो सही लोग ही मेरे को मिलते हैं। 2025 के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आने वाले समय में भी आप इसी तरीके से शानदार फिल्में बनाते रहें और ऑडियंस को यूं ही खुश करते रहें। अपनी स्पोर्ट्स कैटेगरी में अपनी अगली अवार्डी को इंडियन प्रोफेशनल शूटर, ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट, आप समझ ही गए होंगे, मनु भाकर, प्लीज आप स्टेज पर आएं। साथ ही मैं बुलाना चाहूंगी बिंदु गुप्ता जी को, CFO सलेकॉर गैजेट से। बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। 24 का साल शानदार रहा? बिल्कुल, बहुत अच्छा था। जो अच्छा रहा, जो फल मिला, उसके पीछे की मेहनत और कितने साल की मेहनत और किस शिद्दत के साथ वो मेहनत की, ज़रा ये बताइए। स्पोर्ट्स में हालांकि मैं बचपन से ही हूँ, तो कभी बॉक्सिंग, कभी कराटे, बहुत सारे लोग अब जानते भी हैं, तो कभी बॉक्सिंग, कभी कराटे, कभी मार्शल आर्ट्स, कभी बास्केटबॉल, कभी टेनिस, और शूटिंग की जर्नी आई वुड से शुरू हुई जब मैं क्लास 10th में हुई थी। हालांकि बोर्ड क्लासेस में हमारे पेरेंट्स यूजुअली अलाउ नहीं करते कि आप कोई स्पोर्ट्स खेलें, तो मेरे लिए थोड़ा सा ये था कि डॉक्टर भी बनना है, पर स्पोर्ट्स के लिए पता नहीं अलाउ करेंगे कि नहीं करेंगे, बिकॉज बोर्ड एग्ज़ाम्स। सो परसेंटेज बहुत मैटर करता था, बट मान गए, पेरेंट्स मान गए जब तक मेरी पढ़ाई नहीं इफेक्ट हो रही। सो अभी मुझे हो गया है ऑलमोस्ट 9 साल हो जाएंगे अप्रैल में, सो 8.5 अराउंड 9 years नाउ। या नहीं, तो जैसे आपने कहा इतने अलग अलग खेल जिसमें आप ट्राई कर रही थी, बॉक्सिंग से लेकर और खेल, तो फिर शूटिंग उसने आपको चुना या आपने उसको चुना, और कैसे ये मेल मिलाप हुआ है? नहीं, ट्राई नहीं कर रही थी, मैं लेजिट खेल रही थी, मेरे मुंह भी टूट के घर आता था, तो
खेलती थी बहुत, जो भी मन करता था हर दूसरे तीसरे दिन कुछ अलग अलग चीज़ें ट्राई करती रहती थी। और शूटिंग हैपन टू बी, आई रियली लव्ड इट, क्योंकि शुरू से ही एकदम हुआ कि यार इसमें तो कोई चीटिंग भी नहीं कर सकता, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट स्पॉट है, ना कोई एज लिमिट है ना कोई वेट कैटेगरी है। तो आई वॉज 14 ईयर्स ओल्ड एंड आई स्टार्टेड टू शूट, और जैसे मैं 16 की हुई आई स्टार्टेड टू शूट इन सीनियर कैटेगरी। तो मुझे पहले से लगता था मुझे सीनियर में खेलना है, मुझे जूनियर में नहीं खेलना, मुझे सीनियर में खेलना है, और वेट कैटेगरी नहीं थी तो +1। ये जो टफ सिचुएशन की आप बात कर रही हैं और निराशा की बात कर रही हैं, मुझे पर्सनली बहुत निराशा हुई। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के लिए जो रिकमेंडेशंस खिलाड़ियों के नाम के गए, उसमें मनु भाकर का नाम मिसिंग है, क्यों? ये क्वेश्चन तो आई थिंक किसी और से पूछना चाहिए, बट मैम खेल रत्न एक बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है, और मेरा ऑनर होगा उसको रिसीव करना। और पिछले आपको दुख हुआ, निराशा हुई आपको? मैं अवार्ड को देखती हूँ कि मतलब दुख तो बिल्कुल थोड़ा हुआ है, बट अगेन मेरा जो मेरा क्राफ्ट है मुझे उस पर काम करना है, मेरा स्पोर्ट ही मेरा गोल है, क्योंकि बीइंग अ सिटीज़न ऑफ माय कंट्री और बीइंग एन एथलीट मेरा एक काइंड ऑफ ड्यूटी है कि मैं जितनी हो सके उतनी मेहनत करूँ और जितने हो सके मेडल्स जीतूँ। ऑल्दो मैंने इस साल उम्मीद की थी कि मुझे अवार्ड मिलेगा, बट आई एम श्योर कि अभी फाइनल डिसीजन नहीं है, तो जो भी होगा आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट इट। हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और आपकी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को सलाम है। अर्जुन की तरह मछली की आंख पर निशाना गोल्ड पर साधना है, हाँ, और 2028 में गोल्ड जीत कर लाना है। जोरदार तालियां मनु भाकर के लिए। थैंक यू सो मच, बहुत शुभकामनाएं आपको, ऑल द वेरी बेस्ट। और अब मैं बुलाना चाहूंगी ताहा शाह को। ताहा शाह को आप सभी ने हीरा मंडी में बेहतरीन अभिनय करते हुए देखा। इनके डायलॉग्स अभी भी सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं और हर कोई इनके डायलॉग्स को हजारों लाखों बार सुन रहा है। मैं बिंदु गुप्ता जी को बुलाना चाहूंगी एक बार फिर, CFO सलेक और गैजेट से। मैम, बहुत मुबारकबाद, आपको जो अवार्ड मिला है, ये अभिनय की एक नई राह आप तलाशते हुए नजर आए। ये 24 का ही कमाल था? ये 24 का कमाल था? ये तो 24 में तो सिर्फ रिलीज़ हुआ है, ये कमाल तो 2 साल पहले की है। कि ऐसे एक जो ब्लेसिंग, क्योंकि मैं काफ़ी सालों से मैं इंडस्ट्री में हूँ, बहुत सारी फिल्में भी की हैं, पर आई फील कि ये जो है संजय सर ने मुझे एक अलग ही मंच पे खड़ा कर दिया है। संजय सर ने मुझे ऑफिस बुलाया और कहा कि मैं तेरा लुक टेस्ट देखा, तेरी आंखों में कुछ है, आई वॉन्ट यू फॉर द लीड रोल ऑफ माई सीरीज ताजदार, एंड दैट्स हाउ इट हैपेंड। नसीब और ऑफ कोर्स 13 साल की तपस्या। 13 साल की तपस्या, इस पर मैं आना चाह रही थी। वो 13 साल की तपस्या कैसी रही? मतलब तपस्या का फल तो अब हीरा मंडी में जाकर मिला ना, कि घर घर में पहचान मिल रही है ताजा को, लेकिन वो 13 साल कैसे गुजरे? कितनी धुतकार शब्द इस्तेमाल अगर मैं करूं मिली है इस इंडस्ट्री में, और क्या क्या सबक मिले हैं? हर दिन मिले हैं आपको रिजेक्शन, आपको हर दिन धुतकारा जाता है, या तो ऑडिशन के थ्रू, या तो जब ऑडिशंस नहीं मिलते, या तो ऑफ कोर्स लोगों के अपने अपने फेवरेट्स होते हैं, प्रेफरेंसेस होते हैं। और मैं मुंबई में, मतलब जब मैं आया था तो मैं एक बंदे को भी नहीं जानता था। सो आई हैड नो फैमिली नेटवर्क। मैंने कभी मुंबई में स्कूल नहीं की, या तो दिल्ली में, या तो NSD नहीं गया, या तो FTI नहीं गया। सो आई हैड नो कनेक्शंस। तो फॉर मी मोर देन कनेक्शन इट वाज फॉर मी कि मैं अपने टैलेंट पे काम करूं। और मुझे हमेशा से विश्वास था कि एक ना एक दिन द सन विल राइज फॉर मी, यू नेवर नो व्हेन बट इट विल। और मेरे एक गुरु हैं और उन्होंने मुझे एक कहानी सुनाई थी। इट्स अबाउट द बैम्बू ट्री। तो बैम्बू ट्री जब आप प्लांट करते हैं और उसको आप फर्टिलाइज करते हैं, पानी देते हैं, 1 साल 2 साल कुछ आता ही नहीं, 3 साल 4 साल 5 साल, बट आफ्टर 5-6 years इमीडिएटली एक पत्ता आता है। आफ्टर 5-6 years of taking care of it every day, right? And immediately within a week
it will blow up. Because what it was doing, it was growing its roots, it was growing its talents. Let's say in my case, it was growing and making you more thick-skinned, right? कि you understand कि सब कुछ आपके कंट्रोल में नहीं होता. अक्सर 99% ऑफ द चीज़ें जो हैं वो आपके कंट्रोल में नहीं होती, पर आपके कंट्रोल में जो है, अगर आपने वो 100% और विद पैशन, विद डेडिकेशन, विद रिलेंटलेसनेस अगर आपने वो किया, देन देयर इज़ नो वे दैट गॉड विल बहुत शुक्रिया इस मंच पर आने के लिए. आप इसी तरीके से शानदार काम करते रहें, ऑडियंस को एंटरटेन करते रहें. हमारी शुभकामनाएं आपके साथ. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच ABP. इन्फ्लुएंसर ऑफ द ईयर का अवार्ड से नवाजी जा रही हैं शालिनी पासी जी, और साथ ही मैं उनको बुलाना चाहूंगी मिस्टर अभिषेक गिलारा जी को, MD राम भजो ज्वेलर्स से. प्लीज सर आप भी मंच पर आएं. शालिनी पासी जी जो कि आर्ट एक्सपर्ट हैं, आर्ट लवर हैं, साथ ही इन्फ्लुएंसर. आपने इनको नेटफ्लिक्स पे सीरीज में ज़रूर देखा होगा. बहुत बधाई आपको, ये अवार्ड आपको मिला है. 2024 सोशल मीडिया फाइंड कौन? वो शालिनी पासी. रियली ये ऐसा कमाल कैसे हुआ? ये तो मुझे भी नहीं समझ आया कि एक्चुअली कैसे हुआ. बिकॉज़ मैं आफ्टर सीरीज़ जब रिलीज़ हुई थी तो मैंने सोचा कि हाँ ठीक है, थोड़ा बहुत लोग पहचानेंगे, जानेंगे, ठीक है, वो होता है. बट जैसे जो हमारी जैसे कंट्री के यूथ हैं, जो जेनजीज़ हैं, छोटी बच्चियां हैं, वो इतने इतना प्यार करती हैं मुझे, इतने मैसेजेस आते हैं मुझे. हम शालिनियंस हैं, पार्टीज़ करते हैं, सैसी पैसी पार्टीज़, शालिनी पासी पार्टीज़, है क्लिप्स वगैरह लगा के. सो इट्स काइंड ऑफ स्वीट. एंड देन द जेनजीज ऑफ कोर्स. सो ये बताइए मुझे, ये जो आपने सीरीज़ चुनी जिसमें बॉलीवुड वाइब्स आई, हाँ जी, तो जब ये कॉन्सेप्ट आपके पास आया तो क्या लगा आपको? एक सीरीज़ करना चाहती थी ट्रैवल के साथ, ट्रैवल एंड आर्ट के लिए, जो शोकेसिंग इंडियन आर्ट एंड इंडियन कल्चर एंड इंडियन ट्रैवल. बट मेरे को कहा गया कि उसका ऑडियंस नहीं है अभी इतना ज़्यादा. तो फिर मेरे को ये जब ऑफ़र आया तो मैंने सोचा कि अच्छा होएगा कि मैं अपना ऑडियंस बिल्ड कर लूँ, एंड उसके बाद में वी कैन एक्सप्लोर दिस ट्रैवल सीरीज़. ठीक है, अब ज़रा उस OTT वाले शो पर आते हैं जिसने आपको घर घर में पहचान दिला दी. एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक्सपीरियंस अच्छा रहा एक्चुअली. मेरे को एक ये रियलाइजेशन आया कि एक इंसान को आप कैमरा के बाहर देखते हैं, सामने देखते हैं, पर उसके पीछे ऑलमोस्ट 50 लोग होते हैं प्रोडक्शन के. सो कभी भी मैंने इससे पहले किसी और के लिए काम नहीं करा था. तो ये फर्स्ट टाइम था कि मेरे को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी कि मैं किसी और के प्रोडक्शन हाउस के लिए, किसी और के टाइमिंग्स पे काम करूं. तो उससे थोड़ा डिसिप्लिन आ गया. बिकॉज जैसे इवन अगर तबीयत भी ख़राब थी, जैसे 1-2 सीन्स में जैसे मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी मुझे टाइम पे आना पसंद है. ऑर्डर्स लेने में कोई दिक्कत तो नहीं आई? ऑर्डर्स लेने में कोई दिक्कत तो नहीं आई कि ये मुझे इतना कमांड क्यों दे रहे हैं, ये ऐसे कैसे बात कर रहे हैं? नहीं, मुझे एक्चुअली वो प्रॉब्लम नहीं है. इफ़ आई सी वहाँ पे जहाँ पे मैंने एक्चुअली सीरीज़ में, वो तो मैं सबसे नीचे से कर रही थी ना, तो जो वो कहते थे, जो डायरेक्शंस होते थे लाइट के वगैरह, आई हैड टू फॉलो, क्योंकि वो मेरा ना फील्ड है. अगर आर्ट फील्ड होता तो उसमें मैं एक्सपर्ट होती, या फैशन होता तो थोड़ा बहुत ज्ञान होता. बट फिल्म्स के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, तो मैं बिल्कुल बॉटम से शुरू करा है. 25 के लिए क्या प्लान्स हैं? 25 के लिए तो ये सब ऑडियंस ही बताएंगे. इनके इतने प्लान्स हैं मेरे लिए. तो शालिनी पासी पहले से कुछ डिसाइड नहीं करती, गोज़ विद द फ्लो? नहीं, मेरा यही मकसद रहा है हमेशा लाइफ में, टू बी इफेक्टिव. जो भी मेरा मैसेज है, वेदर इफ़ आई वांट टू सपोर्ट वुमेन, और इफ़ आई वांट टू सपोर्ट यूनिसेफ, और इफ़ आई वांट टू सपोर्ट माय आर्ट फाउंडेशन और इंडियन कंटेम्प्रेरी आर्ट, ये मैसेज अब अलग ऑडियंस को मिल रहा है और बहुत अच्छे तरीके से मिल रहा है. तो मैं बहुत खुश हूँ, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू कीप वर्किंग. जोरदार तालियों के साथ बहुत शुक्रिया इस मंच पर आने के लिए शालिनी पासी जी. थैंक यू सो मच. अब आज की जो शाम है वो समापन की तरफ आगे बढ़ रही है, जिसका किसी का भी मन नहीं होगा. लेकिन देखिए, हर एक चीज़ का अंत होता है, और हर अंत की एक नई शुरुआत के लिए संदेश भी ये अंत देता है. तो इसी के साथ आज की जो हमारी शाम थी, जो टैलेंट, डेडिकेशन और एक्सीलेंस को समर्पित थी, यही समर्पण कहीं ना कहीं आज हमने हमारे तमाम अवॉर्डीज़ के अंदर देखा है. ये यादें हमारे जहन में हमेशा ज़िंदा रहने वाली हैं. एक बार फिर से मैं शुक्रिया कहना चाहूँगी हमारे मेहमानों के लिए, हमारे टैलेंटेड अवॉर्डीज़ के लिए, और साथ ही
हमारी वंडरफुल ऑडियंस के लिए। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।